सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। परीक्षा का सीज़न शुरू होने वाला है और सभी विद्यार्थियों की इच्छा होती है कि मेरे पूरे में पूरे नंबर आएँ, अच्छे नंबर आएँ, जितना मैं लिखूं उसके पूरे नंबर मेरे को मिले। हम अच्छी तैयारी करते हैं, साल भर खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो लिखने का तरीका है वो सही नहीं होता और हमारे जो नंबर आने चाहिए वो नंबर नहीं आते। तो आज मैं आपको परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें और किस तरीके से लिखें कि अपने पूरे नंबर आएं, इसका पूरा वीडियो बना रहा हूं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझें और मेरे बताए अनुसार अगर आपने परीक्षा में कार्य किया तो बिल्कुल आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं आपको एक कॉपी बताता हूँ जो हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड टॉपर बच्चे होते हैं जिनके पूरे पूरे नंबर आते हैं, उनकी कॉपी मॉडल के रूप में, ताकि उसको देख करके बच्चे सीखें और कैसे उत्तर लिखें। कक्षा 12-10 में जो पूर्णांक होता है 80 का होता है और 20-17 अंक के स्कूल वाले भेजते हैं। तो ये एक बालक की कॉपी है, 2025 की है, हिंदी साहित्य की। इसमें आप देखिए पूरे 80 पूर्ण नंबर आ रखे हैं। 80 का पूर्णांक होता है, 80 में 80 पूरे नंबर आ रखे हैं, यानी इसके एक भी नंबर नहीं कटा। तो इसका लिखने का तरीका कितना अच्छा होगा। इसके पूरे सभी प्रश्नों में जितने नंबर का प्रश्न, सब में पूरे नंबर आ रहे हैं, एक भी नंबर नहीं कटा। तो इस कॉपी के आधार पर अपन भी इस लिखने का तरीका सीखेंगे, किस तरीके से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपना लिखने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आपको ऐसी कॉपी मिलेगी। तो कॉपी मिलने के बाद में जैसे ऊपर ये दे रखे हैं रोल नंबर, यहाँ पे आते हैं, इस जगह रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर भी इसमें हटाए गए हैं। और यहाँ पे फिर माध्यम, हिंदी और माध्यम वाले हिंदी लिख देते हैं, अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी लिख देते हैं, अंग्रेजी निशान लगा देते हैं। विषय जो भी आपका विषय है, जैसे हिंदी साहित्य या कोई और विषय, वो लिख देते हैं। परीक्षा का दिन जो भी है, शनिवार है, गुरुवार है, जो भी है यहाँ लिख दें। और दिनांक, परीक्षा के दिनांक यहाँ लिखनी पड़ती है, इस लिख देंगे। आगे इसमें जो ये नंबर है अपने प्राप्तांक, ये प्रश्नों की संख्या है पूरे। इसमें 18 प्रश्न थे, 18 प्रश्न, और 18 प्रश्नों के सामने जैसे पहला प्रश्न 15 नंबर का, तो ये नंबर आए इनके पूरे प्राप्तांक, इतने नंबर आ गए। और कुल टोटल यहाँ पे 80 पूर्णांक है, 80 टोटल, इसके 80 नंबर आ गए वाले। ये तो हुआ शुरू का जो प्रश्न है उसका। उसके बाद में विद्यार्थियों के लिए निर्देश आते हैं। मेरे परीक्षार्थियों के लिए क्या क्या आवश्यक निर्देश है, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें। यानी कि प्रश्न पत्र जो अपना पेपर होता है उस पर एक निर्धारित स्थान होता है ऊपर जिसमें अपने नामांक मतलब रोल नंबर लिखने होते हैं। तो रोल नंबर सर्वप्रथम लिख देना चाहिए। उसके बाद में प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस प्रश्न पर हल समाप्त होता है, जैसे कॉपी में अपने सारे प्रश्न कर लिए और अब कोई प्रश्न करना बाकी नहीं है, तो वो अंत में अपन क्या करेंगे, समाप्त लिख करके अंत के जो खाली प्रश्न रहे, रिक्त प्रश्नों पे तिरछी लाइन से काट दें। ध्यान रखें कि समाप्त तभी लिखें जब आप ये सुनिश्चित हो जाए कि अब मेरे को कोई प्रश्न नहीं करना है, मैंने सारे प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं। तब जा कर के अंतिम जो प्रश्न रह गए, जो लास्ट का प्रश्न है जिस पर अपन अंतिम प्रश्न किया है, उसके 2-3-4 लाइन छोड़ करके समाप्त लिख दें। 2-4-5 लाइन छोड़ी ताकि मान लो कोई अचानक कोई उत्तर याद आ जाए तो अपन उसमें लिख दें। इसलिए 5 लाइन 10 लाइन छोड़ करके फिर आप समाप्त लिख दो और जो रिक्त प्रश्न रह गए उनको तिरछी लाइन से काट दें। इसके अलावा नामांक के नाम, पता,
नंबर, फ़ोन नंबर, पहचान, कोई सूचना अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, वरना अनुचित साधनों के प्रयोग की कार्रवाई हो सकती है। मतलब यानी कि रोल नंबर के अलावा अपने कॉपी में कोई ऐसी सूचना नहीं लिखनी है, कोई भी चीज़ नहीं लिखनी है। रोल नंबर के अलावा अर्थात जो अपनी पहचान उजागर करे ऐसी नहीं लिखनी है। फिर उत्तर पुस्तिका के प्रश्न फाड़े नहीं, बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहिए। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते पृष्ठ संख्या की जांच कर ले कि पृष्ठ संख्या कम है कि ज़्यादा है, कितनी पृष्ठ संख्या है, पूरी जांच कर ले इसके अंदर, ताकि फिर कोई पृष्ठ कम हो या तो अपन एग्जामिनर से उसको तुरंत बदला लें। एक और इसमें कि उत्तरों क्रमानुसार एक स्थान पर लिखे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न पे कि जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है उसके 15 अलग अलग प्रश्न है, तो क्रमानुसार पूरे प्रश्नों को क्रम के अनुसार लिखना है, एक साथ लिखें। प्रश्न क्रमांक सही अंकित करें और कॉपी में जगह होती है प्रश्न संख्या लिखने की, तो प्रश्न संख्या जहाँ जगह होती है वहीं प्रश्न संख्या लिखें, दूसरी जगह नहीं लिखें। अगर मान लीजिए आपने गलत प्रश्न लिख दिए, गलत रोल नंबर लिख दिए, तो दंड स्वरूप परीक्षक 1 अंक कम करने का अधिकार है, यानी कि आपका 1 अंक कम हो सकता है। और बीच में उत्तर पुस्तिका में कोई पृष्ठ रिक्त नहीं छोड़े, कोई पृष्ठ छोड़ नहीं दे, ध्यान रखें कि कोई पृष्ठ खाली नहीं रह जाए। जहाँ तक हो सके सभी भाग के उत्तर पुस्तिका में एक स्थान रखें। मान लें अब क्या है, परीक्षा में जो पेपर आता है वो अ, ब, स, द ऐसे, या खंड अ, खंड ब, खंड दो, द ऐसे प्रश्न आता है। तो जब खंड अ है तो उसके पूरे प्रश्न एक साथ लिखें, खंड ब है तो उसके पूरे प्रश्न एक साथ लिखें। और मान लीजिए कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी भाषा में जो लिखा हो प्रश्न उसको सही माने। ये तो हुई। अब अपन शुरू देखते हैं कि भाई कैसे उत्तर लिखना है। जैसे हिंदी साहित्य में पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न जो खंड अ कहलाता है। खंड अ में पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न में 15 अ ब शब्द वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 15 आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, इस तरीके से 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, तो इसमें तो परीक्षक नंबर देगा। और ये जो कॉलम है छोटा वाला, ये प्रश्न संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो प्रश्न संख्या, और ये यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षार्थी का उत्तर, तो प्रश्न संख्या इसी प्रश्न से भी बालक लिख रखा प्रश्न नंबर 1, और आगे पूरी लाइन खाली छोड़ दी। आपको भी लाइन खाली छोड़ देने, क्योंकि प्रश्न लिखने का इतना टाइम नहीं रहता है, केवल प्रश्न संख्या लिख दीजिए और ये लाइन पूरी खाली छोड़ दीजिए। ऊपर खंड अ है तो खंड अ लिख दिया, और प्रश्न 1 के पूरे प्रश्न, अब प्रश्न 1 में अलग अलग, फिर प्रश्न 1 के अंदर फिर प्रश्न है, आंतरिक प्रश्न बोलते हैं जिनको, तो ये 15 प्रश्न है। तो ये ध्यान रखना है कि आंतरिक जो प्रश्न है उनको सभी को एक साथ लिखना है। ये नहीं कि आपने 5 प्रश्न तैयार कर दिए, 3 प्रश्न दूसरी जगह कर दिए, 2 प्रश्न दूसरी जगह कर दिए, तो फिर एग्जाम में चेक करने वाला भी कंफ्यूज रहेगा ये कहाँ नंबर देगा। तो आंतरिक खंड के जो प्रश्न है सभी को एक साथ लिखना है। इसे 15 प्रश्न है तो इसने पूरे 15 के 15 एक साथ लिखे हुए हैं। और अ ब शब्द वाले हैं तो इसने जैसे अभी इसमें अ है तो इसने अ कोष्टक में अ लिख दिया, उत्तर लिख दिया बेरों। फिर इसी प्रकार दूसरे में स है तो कोष्टक में स लिख दिया, फिर उत्तर लिख दिया पोटली। तीसरे में ब है तो ब लिख दिया और बेर, उत्तर लिख दिया बेर। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 लगा दिया। फिर यहाँ पे कोष्टक में ये छोटा प्रश्न लगा दिया जो 1 2 3 4 है, और अ ब शब्द वाले तो यह अ लिख दिया, ब जो भी है, और यहाँ पे ये प्रश्न लिख दिया। तो ये तो हुई अ ब शब्द वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। उसके बाद में रिक्त स्थान के आप प्रश्न आते हैं जो लगभग 6 प्रश्न के लगभग आते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में भी प्रश्न नंबर 1 लगा दिया। जैसे ऊपर मेन प्रश्न 2 है तो मुख्य प्रश्न 2 लिख दिया, उसके 6 प्रश्न अलग अलग है तो सबको एक साथ ही लिखो, अलग अलग मतलब एक साथ ही लिखना उनको। और फिर प्रश्न ऐसे नहीं कि आप रिक्त स्थान में केवल वो जो एक शब्द होता है उसको अपन लिख दिया और अपना रिक्त स्थान पूरा हो गया, उसमें पूरे नंबर आने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए क्या करना, जैसे भी ये है मंद मंद मुरली बजाओ अदर दरे मंद मंद निक्षो मुकुंद मधु बनते में पंक्तियों में, ये रिक्त स्थान है। और कौन सा गुण है, तो माधुर्य गुण है तो माधुर्य गुण लिख दिया। और माधुर्य जो आप रिक्त स्थान में जो पूर्ति करोगे उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें,
इसने अंडरलाइन कर रखी है। तो आप जो भी शब्द लिखते हो पूरा लिख करके रिक्त स्थान में लिख करके अंडरलाइन जरूर करें। इसी प्रकार से दूसरा भी लिख रखा, जहाँ व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे च्युत संस्कार दोष होता है। ये रिक्त स्थान है, ये है। तो रिक्त स्थान में इन्होंने रिक्त स्थान का जो शब्द वो लिख दिया और अंडरलाइन कर दी। इस प्रकार से आपको सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से करनी है। ये हो गया। इसके अलावा जैसे वाक्य आती है, तो वाक्य में क्या होता है, एक तो गद्यांश की वाक्य आती है, एक पद्यांश की वाक्य आती है। तो हमेशा वाक्य में सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में मैंने पहले बता रखा है कि प्रसंग में अपन कौन से पाठ से लिया गया है और क्या बताया गया है। तो जैसे भी तुलसीदास जी की है। और वाक्य जो आती है वो अथवा में आती है, पद्यांश की वाक्य अथवा में आती है, गद्यांश की वाक्य अथवा में आती है। तो आप जैसे भी लिख रखा है संकेत और अथवा लिख रखा है, तो आपको ऐसे लिखना है संकेत और अथवा, यानी पता चल जाए एग्जामिनर को कि भाई अथवा वाला प्रश्न कर रहा है। तो अपन लिख दिया संकेत अथवा और उसमें फिर प्रश्न नंबर लगा दिया। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उत्तर लिखो। प्रश्न संख्या 20, उत्तर संख्या 20 और प्रसंग लिख दिया। प्रसंग के नीचे अंडरलाइन कर दो और ये विवरण चिन्ह लगा दो और फिर आगे जो भी आप प्रसंग जो आप लिखना चाहते हो प्रसंग लिख दो। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ दो। कॉपी अपने को अच्छी खासी मिलती है, इसलिए खाली लाइन खाली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन खाली छोड़ दो। उसके बाद में फिर वाक्य को अंडरलाइन कर दो और विवरण चिन्ह लिख दो और फिर वाक्य पूरी लिख दो। वाक्य लिखने के बाद में विशेष लिखना पड़ता है, क्योंकि प्रसंग ये पद्यांश या गद्यांश दोनों विशेष लिखना पड़ता है। तो इसने वाक्य लिखने के बाद में विशेष लिखा है, तो विशेष भी अंडरलाइन कर दो, विवरण चिन्ह लगा दो। उसके बाद में विशेष पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 ऐसे बना करके आपको इसकी विशेष लिखना है। तो ये वाक्य लिखने का तरीका ये है, प्रसंग, वाक्य और विशेष, और इन बीच में एक लाइन छोड़ते नहीं। प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद में जब आप प्रश्न का उत्तर लिखोगे उसके बाद में आप एक लाइन जरूर छोड़नी है, ताकि अपना जो उत्तर लिख रहे हैं अगला प्रश्न शुरू करें तो स्पष्ट रहे, ये रहे। उसके बाद में एक बात ये है, जैसे साहित्यिक परिचय आता है। साहित्यिक परिचय आता है तो जैसे अभी इसमें है एक लाइन प्रश्न आता है और वो 2 कवियों या लेखकों का साहित्यिक परिचय आता है। तो जैसे अब इसमें 2 में से अपने को एक ही करना पड़ता है। उसमें लिखा होता है दोनों साहित्यकारों में से साहित्यिक परिचय किसी एक का लिखना। तो ये नहीं कि हम दोनों को कर दिए, दोनों को करेंगे तो भी अपन को नंबर 1 के ही मिलेंगे। इसलिए एक ही साहित्यकार का साहित्यिक परिचय लिखें और जिस साहित्यकार का आप साहित्यिक परिचय लिखोगे वहाँ उसका नाम लिखें। जैसे इस बालक ने लिखा है जयशंकर प्रसाद का लिखा है, तो प्रश्न संख्या लिख दी और उत्तर लिख दिया 15 और जयशंकर प्रसाद नाम लिख दिया और साहित्यिक परिचय लिख दिया। उसके बाद में उनका जन्म कब हुआ था और जन्म के बाद में फिर जैसे निधन है तो वो लिख दो, जन्म स्थान लिख दो। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, तो रचनाओं में अलग अलग विधा के हिसाब से आपको रचना लिखनी है। ऐसे नहीं कि आप सभी को शामिल लिख दिया, नहीं। जैसे लिखा नाटक तो एक साथ इसने पूरे नाटक की रचनाएं लिख दी। नाटक के बाद में फिर इसने कहानी है तो कहानी एक साथ लिख दी, फिर उपन्यास उपन्यास एक साथ लिख दिया, फिर निबंध तो निबंध एक साथ लिख दिया, फिर कविताएं जो काव्य संग्रह है वो सारे एक साथ लिख दिए, आदि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। इस प्रकार से विधा वाइज आपको रचनाएं लिखनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। ऐसे नहीं कि आप एक साथ सारी रचनाएं एक साथ लिख दिए तो आपको नंबर में पूरे मिलने की संभावनाएं नहीं रहती है। और उसके बाद में एक निबंध आता है, तो निबंध आता है तो निबंध को आपको क्या करते हैं, निबंध में पूरे पॉइंट होते हैं। जैसे अपन पॉइंट के आधार पर निबंध लिखना पड़ता है, तो कोई सा भी निबंध होता है तो उसको अपन जैसे अभी 4-5 निबंध 4 निबंध आते हैं एक प्रश्न में कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में या 400 शब्दों में एक निबंध लिखिए, जितने शब्द होते हैं। अब शब्दों का अंदाज़ा कैसे लगाओगे आप? शब्दों का अंदाज़ा ये कि अगर आप 300 शब्दों का तो आप 3 पृष्ठ भरिए, 400 शब्दों का तो 4 पृष्ठ भरिए, अगर 500 शब्दों का तो 5 पृष्ठ भरिए, कम से कम 5 पृष्ठ भरना है। तभी जाकर एक पृष्ठ में आप 100 शब्द मान लिए, अगर 200 शब्द है तो 2 पृष्ठ, 300 शब्द है तो 3 पृष्ठ आपको भरने ही भरने हैं। अब 4 विषयों पे निबंध आते हैं और चारों में से अपन किसी एक विषय पर निबंध लिखना पड़ता है। तो अपन जिस भी विषय का निबंध लिखे, जैसे मान लीजिए 4 विषय, उसमें अ ब स द लिखा होता है या 1 2 3 4 लिखा होता है। तो वैसे अब इस बार योग का महत्व लिखा है, तो योग का महत्व मान लीजिए 6 नंबर का आया तो इसमें अपने यहाँ 6 पे लिख दिया। 6 के बाद में योग का महत्व हो गया। अब
संकेत लिखना होता है, पर जब निबंध लिखेंगे तो संकेत लिखेंगे। तो संकेत इसने लिख दिया। संकेत के बाद जितने पॉइंट आप, जितने बिंदु में आप निबंध लिखना चाहते हैं उतने बिंदु के सारों के यहाँ ऊपर नाम लिखो, ताकि चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसको पता लग जाता है कि इसने कितने बिंदु बनाए हैं और कितने बिंदु पर इसने निबंध लिखा है। यहीं से अंदाजा लगा लेता है वो, और आपको पूरे नंबर देता है। जैसे प्रस्तावना से कोई सा भी निबंध प्रस्तावना शुरू करते हैं तो प्रस्तावना हो गया, फिर योग का महत्व हो गया, योग के लाभ हो गए, योग न करने से हानि हो गई, और लास्ट में जो निबंध के अंत में उपसंहार या निष्कर्ष लिखते हैं तो सही तो उपसंहार लिखता है, वही एक ही बात है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना के आप अंडरलाइन कीजिए। आप यहाँ पॉइंट भी लगा सकते हो, जैसे 1 नंबर लगा दिया, फिर पूरा जो भी आप प्रस्तावना में लिखना चाहते हो वो लिख दो। उसके बाद में फिर आप आगे की, जैसे जो भी आप योग का महत्व है, जैसे इसने बार योग का महत्व लिख रखा है सब, तो इसे पॉइंट बना करके अंडरलाइन कर करके आपने, और जो जैसे मान ध्यान रखिए, अगर आप प्रश्न, इस जो ये कॉलम है प्रश्न संख्या का, इसमें केवल प्रश्न संख्या और उत्तर ही आएंगे। और अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आप पॉइंट बना के लिख रहे हो तो पॉइंट अंदर आएंगे, जैसे 1 पॉइंट यहाँ पर हो गया, 2 पॉइंट यहाँ पर हो गया, 3 पॉइंट यहाँ पर हो गया, 4 पॉइंट। ऐसे नहीं कि आप इसमें भी प्रश्न संख्या भी इसी में, उत्तर भी इसी में, पॉइंट भी इसी में, नहीं। पॉइंट बिंदु, प्रश्न के आंतरिक जो बिंदु है, कोई से प्रश्न है उसमें आप तो 4-5 बिंदु लिखते हो तो बिंदु अंदर आएंगे। ये उत्तर का भाग है, उत्तर अंदर ही आएगा। केवल इसमें तो केवल आप प्रश्न संख्या लिखनी है या उत्तर संख्या लिखनी है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको इसके अंदर, ही प्रश्न संख्या वाले तो। और ये परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक है तो इसमें आप कुछ लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो परीक्षक कॉपी चेक करने वाले नंबर देंगे, जो नंबर यहाँ लिखने हैं। केवल इसमें लिखा परीक्षार्थी का उत्तर, तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न लिखने के बाद में, प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद में आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ताकि या कोई बिंदु लिखते हो तो उसका बाद एक लाइन छोड़ें तो आपका प्रश्न अच्छा लगेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब जैसे मान लें अपने पूरे प्रश्न लिख दिए, अब क्या करेंगे, अब अपने लास्ट में जो कॉपी में लिखा होता है समाप्त लिखना होता है। तो इसी बालक में देखो, जैसे पूरा निबंध लिख दिया, निबंध लिखने के बाद में 3-4-5 लाइन छोड़ दी, ताकि अगर मान लीजिए कोई लास्ट में कोई प्रश्न लिखने की याद आ जाए या कोई छूट जाए, अचानक अपने याद आ जाए, तो अपन छोटा सा तो यहाँ लिख ही सकते हैं। वरना फिर अपने काटना पड़ेगा समाप्त को, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, तो काटा भी अच्छी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर साफ़ सुथरी कॉपी में अच्छे नंबर देते हैं। और कम से कम आपको काटा पीसी करनी है। अब इस लास्ट में समाप्त लिख दिया और समाप्त के बाद में 2 या लाइन खींच दी, और जो बाद के जो प्रश्न बचे, ये खाली पृष्ठ बचे, उन पर उन्होंने तिरछी लाइन कर दी। इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखोगे तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे इस बालक को 80 में से 80 नंबर मिले हुए हैं, आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो कोशिश यही करें कि उत्तर पूरा लिखें, सही तरीके से लिखें, और क्रम वाइज उत्तर लिखें। और पहले प्रश्न का जितने भी आंतरिक प्रश्न हैं तो सारे एक साथ लिखें, दूसरे के जितने भी आंतरिक एक साथ लिखें। अथवा वाले का ध्यान रखें, अथवा में संकेत का लिखें। इस प्रकार अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद।